Good morning, students. In continuation of my lecture, मैं अपने लेक्चर को पुनः उसी विषय को केंद्रित करते हुए आगे बढ़ूंगा। कल मैं आपको करार और संविदा बता रहा था और ये भी बताया किसी भी संविदा को करने के लिए करार जरूरी है और ये भी बताया कि जब करार में भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 10 के सारे आवश्यक तत्व मौजूद रहेंगे तो वही करार हम संविदा भी कह सकते हैं। हमें सदैव संविदा करते रहना चाहिए, हमें सदैव संविदा करना चाहिए। यदि हम संविदा करते हैं तो न्याय आसानी से सुलभ हो सकता है न्यायालय के द्वारा। कल मैं इस बात तक चर्चा किया था। मैं आपको एक चीज और बता देना चाह रहा हूं कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की वह कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इन्फोर्स होंगे, जिसको इन्फोर्स किया जाएगा, किन किन विषयों पर संविदा होगा तो उसका इन्फोर्समेंट होगा, उसका क्रियान्वयन होगा। तो जैसे आपको बता दें कि कौन कौन सी चीज़ों को डिबार किया गया है, जिनको इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, उनको संविदा के विषय वस्तु के तहत नहीं समझा जाएगा। सभी चीज़ें इन्फोर्स नहीं होंगी। सभी विषयों पर अगर आप सभी विषयों पर अगर आप संविदा करते हैं तो सभी विषयों पर की गई संविदा कभी कभी इन्फोर्स नहीं भी हो सकती है। मैं आज उन विषयों की बात करूंगा शुरुआती दौर में कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जो इन्फोर्सेबल नहीं है इन द कॉन्ट्रैक्ट। पहला, सोशल एग्रीमेंट। आप कभी भी सोशल एग्रीमेंट मत करने चाहिए। सोशल एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल एट ऑल। सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल नहीं होगा। और मॉरल एग्रीमेंट्स, सोशल, रिलीजियस और मॉरल, ये तीन प्रकार की चीजें जो इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर आप इन तीनों चीजों पर, माने कुछ विषयों को बाहर रखा गया है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 यह भी निश्चित करता है कि आप किन किन विषयों पर संविदा करें, कौन कौन से इश्यूज पर संविदा करें और कौन कौन से इश्यूज पर संविदा न करें। अगर न करने वाले विषयों पर आप संविदा करार करके बैठे हुए हैं तो कोर्ट आपको न्याय नहीं प्रदान करेगा। कोर्ट आसानी से कह देगा, सरलता से साथ कह देगा कि आप उन विषयों पर संविदा किए हैं जो कि संविदा अधिनियम 1872 का विषय वस्तु ही नहीं है। तो आपको यह भी जानकारी करना है कि कौन कौन सी विषय वस्तु ऐसे हैं जो संविदा के तहत आएंगी। मैंने क्या कहा था कल कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट जरूरी है। एग्रीमेंट दो पक्षों के बीच होगा और एग्रीमेंट के तहत कुछ ऑब्लिगेशंस भी होंगे। ऑब्लिगेशंस मीन्स दायित्व, कर्तव्य। उन दायित्वों का निर्वहन आपको करना पड़ेगा। यदि दायित्व का निर्वहन आप ईमानदारी के साथ नियमता नहीं करते हैं तो कोर्ट या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आपको वह ऑब्लिगेशंस करने के लिए बाध्य कर सकती हैं। तो सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट और मॉरल एग्रीमेंट्स, आप ऐसे एग्रीमेंट से सदैव बचें। अगर आप ऐसे एग्रीमेंट करते हैं तो यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का विषय वस्तु नहीं होगा। जैसे मैरिज, जो मैरिज है इट इज सोशल एग्रीमेंट। ये मैरिज जो है, ये मैरिज के तहत अगर एग्रीमेंट आप करते हैं, मैरिज को लेकर एग्रीमेंट आप करते हैं तो यह एग्रीमेंट आपका भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के इन्फोर्समेंट इश्यूज के तहत नहीं आएगा। कन्वीनियंस ऑफ डीड्स जो इश्यूज है ये भी डिबार किया गया है, इन्फोर्सेबल नहीं होगा इन द कॉन्ट्रैक्ट। आप रिलीजियस मैटर्स पर, रिलीजियस एक्टिविटीज पर यदि आप एग्रीमेंट करते हैं, मॉरल, आप जानते होंगे ढेर सारी ऐसी बातें जो नैतिक चीजें होती हैं, नैतिक चीजों को भी
इन्फोर्समेंट इश्यूज से बाहर रखा गया है भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के तहत। इस चीज की जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक केस मैं बताना चाह रहा हूं, एंड द केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस है। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर का केस है। एक केस 1919 का है, सेकेंड क्वीन बेंच का है। और ये सेकेंड क्वीन बेंच का जो केस है, ये इस पेज नंबर 571 के तहत आप इस केस को प्राप्त कर सकते हैं। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस में क्या कहा गया है? लॉर्ड एटकिन के द्वारा, लॉर्ड एटकिन हु वाज द जस्टिस, एटकिन, ATKIN, लॉर्ड एटकिन ने क्या कहा कि देयर इज ए यूजुअल एग्रीमेंट इन बिटवीन द husband and wife, and those agreement is not enforceable in law under the spirit of the Indian Contract Act 1872। उन्होंने कहा कि यूजुअल एग्रीमेंट के तहत हम मान सकते हैं, एक यूजुअल एग्रीमेंट होता है पति और पत्नी के बीच, लेकिन वह करार कभी भी संविदा का रूप नहीं ले सकता, वह संविदा कभी नहीं माना जाएगा संविदा अधिनियम के तहत। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि पति और पत्नी के बीच जब करार हो रहा होता है तो उनका इरादा कभी नहीं रहता है कि जो भी ऑब्लिगेशंस उनके मध्य करार के दौरान उत्पन्न होता है उसका फुलफिलमेंट वह करेंगे या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से वह गुजरेंगे। ऐसा इरादा उनका कभी नहीं होता है। इसी लॉर्ड एटकिन ने कहा बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर के केस में, इफ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, दैट वेरी एग्रीमेंट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ एनी प्रॉब्लम, इफ एनी डिस्प्यूट शैल अराइज इन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, द जस्टिस may not be established with the help of the court of law under the spirit of Indian Contract Act 1872। लॉर्ड एटकिन ने कहा, दिस इज वन ऑफ द मोर। मेरे कहने का अर्थ है, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि सोशल एग्रीमेंट से बचिए। सोशल एग्रीमेंट संविदा अधिनियम 1872 का विषय वस्तु नहीं है। रिलीजियस एग्रीमेंट्स संविदा अधिनियम का विषय वस्तु नहीं है। मॉरल एग्रीमेंट्स संविदा अधिनियम 1872 का विषय वस्तु नहीं है। यदि आप इस तरह के एग्रीमेंट्स आप करते हैं तो आपके साथ मुसीबत में न्यायालय व विधि नहीं खड़ा रहेगा। बात क्लियर हो गई? एक चीज और बता देना चाह रहा हूं, देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस, एसेंशियल, दो शर्त, दो आवश्यक चीजों का होना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बहुत जरूरी है। देयर आर कंडीशन, टू कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टू कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो कंडीशंस बहुत जरूरी है। नंबर वन, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। क्या है नंबर वन? एग्रीमेंट होगा। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बिना करार के संविदा अस्तित्व में नहीं आएगा। नंबर टू, एग्रीमेंट मस्ट बी इनफोर्सिएबल अंडर लॉ व्हिच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट मस्ट बी इनफोर्सिएबल एट लॉ, मस्ट बी इनफोर्सिएबल एट लॉ, enforceable at law which creates legal obligation, legal obligations। पहला है, किसी भी संविदा के लिए दो चीजों का होना अति आवश्यक है। पहला है करार होगा, और करार जो होगा वह विधि के तहत प्रवर्तनीय होगा, जो दायित्वों को क्रिएट करता है, which creates legal obligation, जो विधिक दायित्वों को
बनाता है, क्रिएट करता है। तो देयर मस्ट बी ऑफ 2 कंडीशंस रिगार्डिंग द मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी संविदा में 2 चीज़ों का होना अति आवश्यक। पहला है करार होगा, दूसरा वह करार विधि द्वारा परिवर्तनीय होगा जिसके तहत विधिक दायित्व उभर कर सामने आता है, जिनके मध्य संविदा होती है। विधिक दायित्व का क्या अर्थ है? लीगल ऑब्लिगेशंस, ये टर्म्स आर बार इनफोर्सेबल लॉ आप जान गए, एग्रीमेंट आपको मैं कल बता दिया। लीगल ऑब्लिगेशंस क्या है, विधिक दायित्व क्या है? विधिक दायित्व के बारे में एक उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरी एक कार है, मैं उस कार को 10,000 रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, बी को बेचना चाहता हूं। ए का कार और बी से 10,000 रुपया लेना। बी कहता हाँ मैं यस आई विल, माने आई एम गिविंग यू द कंसेंट, यस आई विल परचेज योर कार, मैं आपको सम्मति देता हूं, मैं आपकी कार खरीदूंगा। तो ऑब्लिगेशंस क्या है यहाँ पर? दोनों का ऑब्लिगेशंस दायित्व है। दायित्व क्या है? ए को कार देना पड़ेगा बी को, और बी को 10,000 रुपया ए को देना पड़ेगा। कार और 10,000 रुपया यह एक दूसरे के प्रति विधिक दायित्व है या कर्तव्य है। इन कर्तव्यों का पूरा होना अति आवश्यक है, और यदि इन कर्तव्यों का निर्वहन पक्षकार ईमानदारी पूर्वक नहीं करते हैं तो क्रियान्वयन हेतु पक्षकारों को कोर्ट के द्वारा निर्णय के माध्यम से बाध्य भी करवाया जा सकता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट के 2 कंडीशंस देख लिए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेशन में, कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में हमें देखना है कि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्म आया कहां से। कॉन्ट्रैक्ट टर्म आया है, इट इज ए लैटिन वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टम, CONCTUM, कॉन्ट्रैक्टम से कॉन्ट्रैक्ट आया है। एक कॉन्ट्रैक्टम का अर्थ क्या है? ड्रॉन टूगेदर, मतलब 2 मस्तिष्क का मिलना। ड्रॉन टूगेदर मतलब किसी विषय पर 2 दिमाग किसी काम को करने के लिए रजामंद होते हों, यह है कॉन्ट्रैक्ट। और ड्रॉन टूगेदर when two minds or more than 2 minds meet with each other with the intention to do some work, done some work, this is known as contract, and this is the basic theme of contract, and this sort of theme must have in a contract, then after it shall be considered as a contract, otherwise it shall not be treated as a contract. कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देते समय हमारे 3 जो कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जो जूरिस्ट हैं उसमें सामंड ने डेफिनेशन दिया है, विलियम एंसन ने दिया है, सामंड, विलियम एंसन एंड पोलर, एक 3 कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जूरिस्ट, मोस्ट एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड जूरिस्ट, they had given the definition regarding the matter of contract. सामंड ने क्या कहा? सामंड ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स obligations, defining and creating obligations in between the parties. सामंड ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? परिभाषित करता है और दायित्वों को अधिरोपित करता है पक्षकारों के मध्य। सामंड ने कहा कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटिंग, इज defining and as well as creating legal obligations amongst the party. विलियम एंसन ने क्या कहा? विलियम एंसन ने कहा कि the obligations
which arises in between the parties shall have legal enforceability in the court of law with the help of law enforcement agencies. Means विलियमसन ने कहा कि यस इट इज फैक्ट देयर इज ए इंटेंशन, देयर इज ए ऑब्लिगेशंस in between the parties of a contract, and those contract must be enforceable with the help of the enforcement agencies and ensure justice in between the parties at the time of dispute. विवाद के समय जो भी दायित्व हैं, जो भी कर्तव्य हैं, संविदा करने वाले पक्षकारों के मध्य उन पक्षकारों को वह दायित्व की पूर्ति हेतु जो विधिक व्यवस्थाएं हैं वह सदैव इनका सहयोग करेंगे। पोलक ने क्या कहा है? पोलक ने कहा एग्रीमेंट it creates agreement and as well as the obligations amongst the party. Pollock has stated it creates agreement as well as the obligations amongst the party. And the last one, the important thing is American Restatement Agency had given the absolute definition of contract. अमेरिकन रीस्टेटमेंट एजेंसीज ने एक बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया है संविदा को लेकर कि यस देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स इन अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर इज एन ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड दोज ऑब्लिगेशंस, दोज मीटिंग ऑफ माइंड्स मस्ट बी enforceable in law, and if any dispute shall arise, remedies must be established to the person who is victim in the contract. कहने का अर्थ है अमेरिकन स्टेटमेंट एजेंसीज ने एक बात आगे बढ़ के कही कि यदि पक्षकारों के बीच, संविदा करने वालों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद का निस्तारण करते हुए उन्हें उपचार भी प्रदान करना चाहिए, जैसा कि अधिनियम में निर्धारित है। अब आपको आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं, मैंने बताया था कि डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन 2 इसमें कुछ डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट दिए गए। सेक्शन 2A में ऑफर की डेफिनेशन दिया गया है। मैंने कहा ये भी बताया कि डेफिनेशन क्लॉज कितना इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन क्लॉज का हर डेफिनेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विषय आपको, यह शब्द आपको बार बार अध्ययन पढ़ते समय मिलेगा। ऑफर का डेफिनेशन दिया गया है। सेक्शन 2B में प्रॉमिस का डेफिनेशन दिया गया है सेक्शन 2 में। सेक्शन E में एग्रीमेंट का डेफिनेशन दिया गया है, एग्रीमेंट। एंड सेक्शन 2H में कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया गया है। और आप लोग ब्रैकेट में देख लीजिएगा, ऑफर का डेफिनेशन है when one person ऑफर का डेफिनेशन क्या है? when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other, that very thing is known as an offer. It is the definition of an offer. What is promise? When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is accepted, and the proposal is accepted, it becomes a promise. Agreement, every promise or every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. An agreement enforceable by law is contract. मैंने आपको चारों डेफिनेशन इंग्लिश में बताया है, बैरल के माध्यम से इसको हिंदी पढ़ के समझ लीजिएगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है उसको बताइएगा। कमिंग क्लास मेरा जो होगा उस सेक्शन 10 पर होगा, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।